और अब आपको बताएं कि रूस और यूक्रेन युद्ध जल्द ही महायुद्ध में तब्दील होता दिख रहा है। पूरी दुनिया पर एक बार फिर से परमाणु हमले की दहशत फैल गई है। रूस के इस टीवी चैनल ने आशंका जताई है कि अगर इस युद्ध में रूस को यूक्रेन का पलड़ा भारी होता दिखा तो फिर वो अपनी ताकत का एहसास करवाने के लिए परमाणु हमला करने से भी पीछे नहीं हटेगा। और यूक्रेन के बीच शुरू हुए युद्ध को 66 दिन बीत चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये युद्ध तो अभी शुरू हुआ है। इस युद्ध में फिलहाल रूसी सेना के 2 लाख सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। दो महीने और 6 दिन पहले शुरू हुए इस युद्ध को पुतिन ने स्पेशल ऑपरेशन का नाम दिया और कहा कि वो यूक्रेन को नाजी सरकार से मुक्त कराना चाहते हैं। पुतिन ने कभी भी इसे ऑल आउट वॉर यानी युद्ध का नाम नहीं दिया। लेकिन अब पुतिन और उनके सैन्य अधिकारियों का धैर्य जवाब देने लगा है और पुतिन इस युद्ध को महायुद्ध में बदलने की तैयारी कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो रूस अपनी पूरी की पूरी सेना इस युद्ध में उतार देगा। रूस के 2 लाख सैनिकों ने अब तक यूक्रेन में जो कहर बरपाया वो तो सिर्फ ट्रेलर है। अगर पुतिन यूक्रेन पर अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करने का मन बना लेते हैं तो फिर इस युद्ध में रूस के 30 लाख सैनिक शामिल हो जाएंगे। यूक्रेन युद्ध में रूस ने 2 लाख सैनिक उतारे, लेकिन रूस के पास सक्रिय सैनिकों की संख्या 10 लाख से ज्यादा है। इसके अलावा उसके पास 20 लाख रिजर्व सैनिक भी हैं। इतना ही नहीं, रूस की नौसेना के पास 1.5 लाख नौसैनिक हैं और 350 जंगी जहाज हैं। और रूस की वायुसेना भी करीब 3500 लड़ाकू विमानों के साथ यूक्रेन में कहर बरपाने के लिए तैयार है। सैनिकों की संख्या के मामले में रूस के पास दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी सेना है। अमेरिका और चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी नौसेना है और अमेरिका के बाद दूसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना है। यानी अगर रूस अपनी पूरी ताकत इस युद्ध में झोंक देगा तो यूक्रेन का हर शहर, हर गांव और गली मोहल्ला राख में मिल जाएगा। लेकिन पुतिन आखिर ऐसा करेंगे क्यों? उनके दिमाग में चल क्या रहा है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या यूक्रेन को बचाने के लिए नेटो अपने सैनिकों को यूक्रेन की जमीन पर उतारेगा? और क्या तब ये युद्ध विश्व युद्ध में बदल जाएगा? दरअसल हर साल 9 मई को रूस की राजधानी मॉस्को के रेड स्क्वायर पर विक्ट्री डे परेड का आयोजन होता है। 9 मई 1945 को सोवियत संघ की सेनाओं ने नाजी जर्मनी की सेना को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया था और उसी जीत की याद में विक्ट्री डे परेड का आयोजन हर साल किया जाता है। और दावा किया जा रहा है कि इसी दिन पुतिन ये घोषणा कर सकते हैं कि अब वो स्पेशल ऑपरेशन को युद्ध में बदलने जा रहे हैं और इसी के साथ वो इस जंग में रूस की पूरी सेना को उतारने का ऐलान भी कर सकते हैं। ये दावा ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलेस ने किया है, जिनके मुताबिक रूसी सेना के अधिकारी इस बात से परेशान हैं कि ये युद्ध अपने 3रे महीने में पहुंच चुका है, लेकिन जीत अब भी बहुत दूर है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रूस की सेना के कई जनरल्स को लगता था कि वो 2 से 3 हफ्तों में निर्णायक जीत हासिल कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब रूस के सैन्य अधिकारी पुतिन पर यह दबाव डाल रहे हैं कि वो इसे औपचारिक रूप से युद्ध का दर्जा दे दें, ताकि रूस की पूरी सेना को यूक्रेन पर हमला करने की इजाजत दी जा सके और रूस के 30 लाख सैनिक यूक्रेन को नेस्तनाबूद कर दें। ऐसा ही दावा नेटो के पूर्व प्रमुख
रिचर्ड शेरिफ ने किया है और कहा है कि पश्चिमी देशों को रूस के साथ युद्ध करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो क्या ये युद्ध पूरी तरह से विश्व युद्ध में बदल जाएगा? इसका जवाब हम आपको देंगे, लेकिन पहले ये देख लीजिए कि अभी तक रूस को इस युद्ध में क्या हासिल हुआ है और नक्शे पर रूसी सेना की ताजा स्थिति क्या है। शुक्रवार को जब संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस यूक्रेन की राजधानी कीव के दौरे पर थे, तभी रूस की सेना ने कीव पर 5 मिसाइलें दागी। पूर्वी यूक्रेन के इल्जियम में यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना को खदेड़ दिया है। डोनेत्स्क में भी यूक्रेनी सेना की एयर स्ट्राइक के बाद एक बड़े फ्यूल डिपो में आग लग गई है। मारियुपोल से रूस की सेना का एक बड़ा हिस्सा डोनबास की तरफ रवाना हो चुका है। खेरसॉन में यूक्रेन की करेंसी को रूस के रूबल से बदलने का ऐलान किया जा चुका है। यानी यूक्रेन के कुछ हिस्सों में रूस को जीत मिली है, तो अभी भी बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसे रूस की सेना को खाली करना पड़ा है। ब्रिटिश मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक आधी अधूरी सफलता से रूस की सेना के बड़े अधिकारी नाराज हैं। खासकर जिस तरह से कीव से रूसी सेना को वापस लौटना पड़ा, उससे पूरी की पूरी सेना का मनोबल टूटा हुआ है। इसलिए अब पुतिन पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपनी सेना को यूक्रेन पर पूरे दमखम के साथ कब्जे की इजाजत दे दे। हालांकि इससे पहले कुछ एक्सपर्ट्स ने दावा किया था कि पुतिन 9 मई को युद्ध विराम की घोषणा कर सकते हैं और डोनबास और डोनेत्स्क जैसे इलाकों पर कब्जा करने के बाद यूक्रेन को 2 हिस्सों में तोड़कर अपनी जीत का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से रूसी हमलों ने रफ्तार पकड़ी है, उससे ऐसा होने की उम्मीद बहुत कम लगती है। नेटो के पूर्व प्रमुख रिचर्ड शेरिफ ने बीबीसी रेडियो को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि सबसे खतरनाक स्थिति ये होगी कि पश्चिम को यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझना पड़े, और अगर पश्चिम इसकी तैयारी करता है तो इससे रूस को रोका जा सकता है, क्योंकि पुतिन को नेटो की शक्ति समझ में आती है। इस बीच ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रुस ने कहा है कि ये युद्ध अगले 5 से 10 वर्षों तक चल सकता है। इन सारे बयानों को सुनकर तो ऐसा ही लगता है कि आने वाले 9 से 10 दिन यूरोप समेत पूरी दुनिया पर भारी पड़ सकते हैं। अगर पूरी ताकत झोंकने के बाद भी पुतिन को रूस में सफलता नहीं मिली, तो फिर वो परमाणु बटन भी दबा सकते हैं। रूस के एक टीवी चैनल की रिपोर्ट सामने आने के बाद पूरी दुनिया में एक बार फिर से परमाणु हमले की दहशत फैल गई है। रूस के इस न्यूज चैनल ने आशंका जताई है कि अगर इस युद्ध में रूस को यूक्रेन का पलड़ा भारी होता दिखा, तो फिर वो अपनी ताकत का एहसास करवाने के लिए परमाणु हमला करने से भी पीछे नहीं हटेगा। ये कयास रूस के टीवी चैनल ने लगाए। इस टीवी शो के दौरान यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर चर्चा की गई और इसी चर्चा के दौरान इस तरह की आशंका जताई गई कि अगर रूस को लगा कि वो पिछड़ रहा है, तो फिर वो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से भी पीछे नहीं हटेगा। Или мы проигрываем на Украине, или начинается Третья мировая. Лично я считаю более реалистичным путь третьей. लेकिन परमाणु हमले की चेतावनी सिर्फ रूस की तरफ से नहीं आई है, बल्कि रूस के एक पड़ोसी देश में बैठे तानाशाह ने भी ऐलान कर दिया है कि वो खतरा महसूस होने की स्थिति में पश्चिम के देशों पर परमाणु हमला कर सकता है। पुतिन का दोस्त ये तानाशाह कौन है और उसने क्यों दुनिया को परमाणु हमले की चेतावनी दी है, ये आपको हमारी अगली रिपोर्ट देखकर पता चलेगा। रूस और यूक्रेन पर अगली रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, वो आप तक पहुंचा देते हैं, जिसमें बिजली कटौती पर सीएम योगी के निर्देश आ गए हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि आने वाले त्योहारों पर ना हो बिजली कटौती, अनावश्यक बिजली कटौती ना हो। मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कोयला सप्लाई के लिए अतिरिक्त रैक देगा। तो देखिए, ये बड़ी बात मुख्यमंत्री योगी की तरफ से कही गई है, क्योंकि अब ईद का त्योहार आने वाला है। त्योहारी मौसम में बिल्कुल भी बिजली की कटौती ना हो। बिजली कटौती का जो संकट है ये पूरे प्रदेश पर छाया हुआ है और इस पर विपक्ष ने भी सरकार को घेरा हुआ है। अनामिका और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। अनामिका, क्या बताया है, क्या कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने? बात यह है कि मुख्यमंत्री ने कल एक तो दिल्ली जाकर के केंद्रीय नेतृत्व के सामने ये मुद्दा उठाया है, बिजली संकट को लेकर। गृह मंत्री हो चाहे ऊर्जा मंत्री हो, उनसे ये बात रखी है कि उत्तर प्रदेश का जो कोटा है बिजली के मामले में उसको बढ़ाया जाए, कोयले की किल्लत ना हो पाए।
इसी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज टीम 9 की बैठक करके ये भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि चूंकि ये पूरा का पूरा सप्ताही त्योहार का है, ईद है, इसके अलावा अक्षय तृतीया है, परशुराम जयंती है, अलग अलग त्योहार है धर्मों के, लिहाजा जिस तरीके से संकट गहराया हुआ है बिजली को लेकर प्रदेश में, उसका असर त्योहारों पर ना पड़े। त्योहार साल में एक बार आते हैं, लोग उसको उत्साह के साथ मनाते हैं, तो उनको बिजली संकट का सामना ना करना पड़े, ये निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया है। कहा गया है कि अनावश्यक रूप से कटौती ना की जाए, लोग त्योहार बना पाए बेहतर तरीके से, इसके इंतजाम किए जाएं और बिजली को लेकर के जो दिक्कतें आ रही हैं, और चूंकि ये भी कहा जा रहा है कि अब बिजली का कोटा बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश का कोयले की किल्लत नहीं होगी, निर्बाध रूप से बिजली मिलती रहेगी, तो त्योहारी सीजन में लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसको लेकर सीएम ने निर्देश दिए हैं। ओके अनामिका, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अनामिका। और अब आगे बढ़ते आपको एक बार फिर बताते हैं कि यूरोप के 2 देश स्वीडन और फिनलैंड इस समय खौफ में हैं, क्योंकि उनको डर सता रहा है कि कहीं रूस उन पर हमला ना बोल दे। हमले की आशंका के पीछे वजह क्योंकि ये दोनों देश ही यूक्रेन की तरह नेटो की सदस्यता लेने की तैयारी में हैं। और कुछ दिन पहले एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें रूसी सेना के ट्रकों का एक काफिला फिनलैंड सीमा की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ रूस यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़े हुए है, तो दूसरे मोर्चे पर उसके निशाने पर स्वीडन और फिनलैंड भी है। आरोप है कि एक बार फिर से स्वीडन की सीमा में रूसी प्लेन घुस गया। स्वीडन ने रूस पर बड़ा आरोप लगाते हुए दावा किया कि रूस का एक जासूसी विमान उसकी हवाई सीमा में दाखिल हुआ है। दावा किया जा रहा है कि ये रूस का AN-30 विमान था जो स्वीडन के एयर स्पेस में दाखिल हुआ। स्वीडन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि रूसी विमान बाल्टिक सागर से होता हुआ आया और फिर हवाई सीमा का उल्लंघन करते हुए उसकी सीमा में दाखिल हुआ। दरअसल स्वीडन और फिनलैंड नेटो में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए दोनों देशों के साथ रूस की तनातनी बढ़ी हुई है। रूस इन दोनों देशों को चेतावनी दे चुका है कि उनको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। क्या यूक्रेन जैसा हाल स्वीडन का होने वाला है? क्या स्वीडन पर भी रूस हमला करने वाला है? क्या रूस के टारगेट पर स्वीडन और फिनलैंड हैं? दरअसल यूरोप के 2 देश स्वीडन और फिनलैंड इस समय खौफ में हैं, क्योंकि उनको डर सता रहा है कि कहीं रूस उन पर हमला न बोल दे। हमले की आशंका के पीछे वजह क्योंकि ये दोनों देश यूक्रेन की तरह नेटो की सदस्यता लेने की तैयारी में हैं। स्वीडन हवाई क्षेत्र में रूसी विमानों की घुसने की ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी मार्च महीने की शुरुआत में ऐसी घटना हुई थी। आरोप है कि 4 रूसी फाइटर प्लेन ने बाल्टिक सागर के ऊपर स्वीडन एयरस्पेस का उल्लंघन किया था। दावा ये भी है कि उन 4 फाइटर प्लेन में से 2 तो परमाणु बम से लैस थे। 2 मार्च को वहां उड़ाए गए 4 विमानों में से 2 सुखोई 24 अटैक एयरक्राफ्ट थे और बाकी 2 सुखोई 27 फाइटर जेट थे, जो कि अटैक हवाई जहाजों को एस्कॉर्ट कर रहे थे। स्वीडन के मीडिया का दावा था कि 2 सुखोई 24 अटैक एयरक्राफ्ट थे, उन दोनों में परमाणु हथियार थे। कुछ दिनों पहले एक वीडियो भी आया था जिसमें रूसी सेना के ट्रकों का एक काफिला फिनलैंड सीमा की तरफ बढ़ता दिख रहा था। सड़क पर एक के पीछे एक कई ट्रक लाइन से जाते नजर आए थे। जंग की ये नौबत इसलिए आई क्योंकि रूस फिनलैंड और स्वीडन को लगातार चेतावनी दे रहा था कि अगर उन्होंने नेटो की सदस्यता ली तो अंजाम खतरनाक होंगे। लेकिन दोनों ही देशों ने रूस की इस चेतावनी को अनदेखा कर दिया। ऊपर से फिनलैंड ने ऐलान कर दिया कि वो नेटो की सदस्यता हर हाल में लेगा और इसी महीने के आखिरी हफ्ते में इसके लिए आवेदन भी करेगा। यही वजह है कि पुतिन तिलमिलाए हुए हैं। असल में फिनलैंड रूस की पश्चिमी सीमा पर है और इस वजह से दोनों देशों के बीच करीब 1300 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर है। लेकिन अगर फिनलैंड नेटो का सदस्य बना तो नेटो की फौज बिल्कुल रूस की सीमा पर तैनात हो जाएगी। जबकि स्वीडन से रूस का जमीनी बॉर्डर तो नहीं लगता, लेकिन समुद्री सीमा जरूर जुड़ती है। स्वीडन और फिनलैंड दोनों पड़ोसी देश हैं जो रूस के पश्चिमी छोर पर हैं। दोनों ही देशों का कुछ महीने से नेटो की तरफ झुकाव देखा गया है।
ऊपर से 24 फरवरी को यूक्रेन में रूस की फौज के घुसने के बाद दोनों देशों में इस बात पर सर्वे कराया गया कि वहां की जनता नेटो के साथ जाने के पक्ष में है या नहीं। दावा ये किया गया कि दोनों देशों की जनता ने रूस का विरोध किया और नेटो की सदस्यता हासिल करने का समर्थन किया। वहीं नाटो ने फिनलैंड की मदद से रूस की घेराबंदी शुरू कर दी है। नाटो के 3 युद्धपोत फिनलैंड पहुंच गए हैं और वहां 2 दिन के युद्धाभ्यास में शामिल हुए। वहीं फिनलैंड ने तकरीबन 2000 सर्वेलेंस ड्रोन खरीदने का फैसला लिया है। ये इसलिए भी क्योंकि इसी ड्रोन की मदद से रूस के साथ जब जंग हो तो पुतिन की सेना को सबक सिखाया जाए, यानी हमेशा तटस्थ रहने के स्टैंड के खिलाफ फिनलैंड और स्वीडन ने रूस से दुश्मनी करने की ठान ली है। ये भी तय है अगर जंग छिड़ी तो सीधा टकराव नेटो और रूस के बीच होगा, जो विश्व युद्ध से कम नहीं होगा। इसलिए फिनलैंड में लंबे वक्त से जंग की तैयारियां भी चल रही हैं। दावा ये है कि फिनलैंड पिछले कुछ महीनों में बंकर बनाने के काम पर तेजी से लगा हुआ है। वहां पर करीब 50,000 बंकर बनाए जा चुके हैं। कोशिश ये है कि अगर जंग की नौबत आई तो फिनलैंड के आम लोगों की जान बचाई जा सके। मतलब ये है कि फिनलैंड के 50,000 बंकरों में 50 लाख लोगों को ठहराया जा सकता है, जो फिनलैंड जैसे देश के हिसाब से काफी बड़ी संख्या है। फिनलैंड की कुल जनसंख्या ही करीब 55 लाख के करीब है और उसकी इस तैयारी का मतलब ये है कि वो रूस से टकराने के लिए पूरी तरह तैयारी कर रहा है। यानी पुतिन के क्रोध से बचने के लिए फिनलैंड पहले से ही तैयारियों में जुटा हुआ है। लेकिन सवाल यही है कि अगर पुतिन की सेना ने यूक्रेन जैसा ही हमला फिनलैंड पर किया तो वैश्विक मोर्चे पर अंजाम बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। कुल मिलाकर जिस तरह से रूसी प्लेन स्वीडन की सीमा में दाखिल हुआ वो कुछ और ही संकेत दे रहा है।